गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रेच्युटी के नियम समझाए थे कि जो ग्रेच्युटी की राशि मिलती है और उसमें से कितनी राशि कर मुक्त होती है। अब ग्रेच्युटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंशन एवं पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि। जो कर्मचारी होते हैं उनको अपने रिटायरमेंट की बाद में पेंशन मिलती है, तो पेंशन की राशि कैसे कर मुक्त होती है या कर योग्य होती है। पहली बात तो पेंशन जो होती है वो हमेशा कर योग्य होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। पेंशन की राशि हमेशा कर योग्य ही होती है। हाँ, यदि मान लो कोई कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर रहा है तो पेंशन की राशि कर मुक्त होगी। कौन से हेड में होगी? सैलरी हेड में होगी, क्योंकि हम सैलरी हेड ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मान लो कोई कर्मचारी है, पेंशन प्राप्त कर रहा है और उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद में वो पेंशन की राशि उसकी फैमिली को मिलेगी। उसको हम पारिवारिक पेंशन कहते हैं, फैमिली पेंशन। तो वो जो फैमिली पेंशन है कर योग्य तो है, लेकिन वो सैलरी हेड में कर योग्य नहीं है। वो अदर सोर्सेज हेड, जो अपना अन्य साधनों से आय जो हेड है उसमें कर योग्य होती है। सैलरी हेड में कर योग्य नहीं होती है फैमिली पेंशन। ये तो बात हुई पेंशन की। अब पेंशन के पश्चात कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि नियोक्ता जो होता है, मालिक जो होता है, वो अपने कर्मचारी को एक ऑप्शन देता है कि भाई पेंशन, मान लो वो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया है, अब उसको पेंशन मिलनी है। या तो वो अपनी पूरी पेंशन हर महीने लेता रहे जितनी पेंशन बन रही है, या उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि पेंशन की एक राशि, निश्चित राशि 50% या 60% जितनी भी है, या 40% पूरे जीवन की एक साथ उठा सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि भाई पूरे जीवन की मतलब मालिक को कैसे पता चलेगा वो कितने साल जिएगा। तो मालिक को पता नहीं चलता वो कितने साल जिएगा, उसको कितने साल में बाद मृत्यु होगी। उनकी एक औसत आयु फिक्स रहती है। जैसे मान लो औसत आयु 75 साल फिक्स है, तो वो मानते हैं कि कर्मचारी 60 साल में रिटायर होने के बाद में 15 साल और जिएगा। तो 15 साल में उसको जितनी पेंशन मिलनी है उस पेंशन की एक मुश्त राशि, मान लो आधी राशि या 40% राशि, कर्मचारी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो अपनी पेंशन का ये अमाउंट जो है वो एक मुश्त उठा सकते हो, पूरा का पूरा। तो कर्मचारी चाहे तो इस ऑप्शन को यूज कर सकता है और यूज करके एक मुश्त पूरी पेंशन, मान लो 60% पोर्शन उसने पेंशन का एक मुश्त उठा लिया, है ना, एक साथ ही उठा लिया। तो एक साथ जो ये राशि उठाई जा रही है ये कर मुक्त होगी या कर योग्य होगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, यदि कर्मचारी एक मुश्त सरकारी कर्मचारी है, यदि तो सरकारी कर्मचारी के लिए तो एक मुश्त पेंशन की जो राशि वो उठाएगा वो पूरी की पूरी क्या होगी? कर मुक्त। लेकिन यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो कितनी राशि उसको कर मुक्त मिलेगी? तो इसमें दो पॉइंट है कि यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी मिलती है तो पूरी स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होगा। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिल रही है
तो जितनी उसकी पूरी स्वीकृत पेंशन है पूरे लाइफ की, उस पूरी स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग उसको कर मुक्त हो जाएगा, जितना उसको मिलेगा, है ना। और दूसरा पॉइंट, यदि उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो पूरी स्वीकृत पेंशन का आधा भाग कर मुक्त। ग्रेच्युटी मिल रही है तो पूरी स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होगा, और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो पूरी स्वीकृत पेंशन का आधा भाग उसके लिए कर मुक्त होगा। ये तो ये आपके पेंशन एवं पेंशन के बदले यदि एक मुश्त राशि प्राप्त हो रही है कर्मचारी को, तो उसके संबंध में ये नियम आपको ध्यान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। छंटनी शब्द से मतलब क्या है? कई बार मान लो मालिक को ऐसा, जैसे अभी कोरोना काल चला और कोरोना के बाद में बिजनेस मंदे हो गए, ठप हो गए, काम कम हो गया, बिक्री कम हो गई, तो मालिकों ने सोचा भाई कुछ कर्मचारियों को हटा दो, अब इतने कर्मचारियों की आवश्यकता अपने को नहीं है, तो उनकी छंटनी कर दी जाती है और उनको बिजनेस से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो बिजनेस से यदि छंटनी करके आप किसी कर्मचारी को निकाल रहे हो तो आपको उसे कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। तो जितना भी मुआवजा दिया जा रहा है, तो मुआवजे की कितनी राशि कर मुक्त होगी उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो इसमें 2 पॉइंट है, ए प्राप्त राशि, बी सेवा के वर्ष इंटू 15 इंटू औसत दैनिक वेतन। एक दिन का औसत वेतन इंटू 15 मतलब 15 दिन का वेतन हो गया, ठीक है ना। और इंटू कितने साल उसने सेवा की, और सेवा में ये ध्यान रखना है कि 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष मानना है और 6 माह से कम अवधि को छोड़ देना। लेकिन ये जो औसत दैनिक वेतन है, ये आपके 3 माह का औसत दैनिक वेतन लेना है। मतलब 3 महीनों का वेतन पहले आप जोड़ोगे और उसमें 3 महीने में जितने दिन हैं उतने दिनों की संख्या का भाग लगा देंगे, तो एक दिन का औसत वेतन आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। अच्छा, वेतन में क्या जोड़ना है? देखो, वेतन का मतलब हर जगह अलग अलग है। मैंने आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ। कहीं पे वेतन का मतलब कुछ है, कहीं पे वेतन का मतलब कुछ है ना। तो वेतन का मतलब हर जगह अलग अलग है। आपको ध्यान रखना है कि भाई वेतन में हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ शामिल करनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ वेतन का मतलब है समस्त प्राप्त राशि। कर्मचारी को मालिक के द्वारा जितनी भी राशि प्राप्त हो रही है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, जितनी भी राशि जो प्राप्त हो रही है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, वो सारी राशि लेनी है। चाहे वो राशि नगद प्राप्त हो रही हो और चाहे उसको उस राशि के लिए सुविधा प्राप्त हो रही हो, सारी राशि अपने को उसमें जोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कर्मचारी जो है उसका वेतन हर जगह अलग अलग है। आप देखो, कहीं पे कुछ जोड़ रहे हैं वेतन में, कहीं पे कुछ जोड़ रहे हैं, कहीं पे कुछ छोड़ देते हैं, है ना। तो हर जगह अलग अलग वेतन का मतलब है। तो आपको भी वेतन का मतलब अलग अलग देख के और उसके बाद ही कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा
कि भाई हमें किस जगह वेतन में क्या क्या शामिल करना है और क्या क्या शामिल नहीं करना। ठीक है, मैं बाकी का पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।